पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ये प्लस है, ये माइनस है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉपी देखना, एकदम इसी तरह का सिचुएशन बना के तुमको पढ़ाया गया। आप इसके सेंट्रल लाइन पे अगर किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हैं, मान लो जैसे वो प्लस क्यू चार्ज है और उसको v नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया गया, तो वो इस तरह से मूव करेगा। क्या सही है? यस सर। तो उसका जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, मान लो ये sy है, दैट sy इज इक्वल्स टू 1/2 एक्सेलरेशन अलॉन्ग y और टाइम का स्क्वायर। uy 0 है ना, सारा का सारा वेलोसिटी x में है, तो यहाँ तो y का कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। तो जब आप sy का वैल्यू निकालते हैं, तो जो हम लिख रहे हैं समझना बहुत ध्यान से, एक्सेलरेशन y को qe/m लिख सकता है। यस सर। और टाइम को देखो अंशु, अगर ये प्लेट का डायमेंशन है l और वेलोसिटी है v नॉट, तो क्या हम लोग टाइम को l/v नॉट लिख सकते हैं? तो तुम्हारे sy का वैल्यू आया qe l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m v नॉट। अब जरा गौर करना कि चार्ज बाय मास रेशियो q/m, क्या sy q/m के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मतलब जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा उसका q/m सबसे ज्यादा, जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा q/m सबसे ज्यादा। अब तुम अपने ऑप्शंस पे गौर करो, ये लाइन है b, ये लाइन है a, इसी के बराबर में लाइन है c, और सबसे बड़ा लाइन, सबसे बड़ा डिफ्लेक्शन है d। क्या समझा? यस सर। तो जो sy है वो d का मैक्सिमम है ना, तो याद रखना q बाई चार्ज रेशियो जो d में होगा वो भी मैक्सिमम होगा। इज दिस क्लियर? सर हम कुछ बात किए थे, r इज इक्वल टू mv बाय bq भी तो होता है, तो क्या बोला? सबसे लगभग बस i/m रेशियो सबसे कम। क्या बोला? सर हमने r इज इक्वल टू mv बाय bq तो कर सकते हैं। ये सर्कुलर पाथ है, क्वेश्चन लिखा गया सर्कुलर पाथ है। दो तरह का कॉन्सेप्ट, दो तरह का कॉन्सेप्ट। कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ले लो, अब देखो हम दूसरे लाइन में जा रहे हैं, दूसरे तरीके से जा रहे हैं। कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ले लो, और उसमें आप किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो कीजिए, तो वो ऐसे मूव करता है, सही है? उसका भी एक डिफ्लेक्शन होता है, क्या सही है? और इस डिफ्लेक्शन को याद करो, निकालने का तरीका तुमको थीटा से बताया गया था। ये एंगल थीटा था, ये r था, यहां से यहां तक r cos थीटा था, और ये फिर sy का वैल्यू था r माइनस r cos थीटा। सही है? ठीक है, तो sy का वैल्यू में r बाहर था और 1 माइनस cos थीटा, तो अगर हम लोग r लिखे तो mv बाई bq लिखेंगे। ठीक है, अब सुन इसके लिए बकायदा मैग्नेटिक फील्ड बताना जरूरी है। ये बे फील्ड जब कुछ मेंशन नहीं है, यू हैव टू सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है इन दोनों पाथ में अंतर क्या है? ये जो पाथ है वो है पैराबोलिक, ये है सर्कुलर, दिस इज सर्कुलर। तो वो वाला पाथ है पैराबोलिक और ये पाथ कैसा है? सर्कुलर। क्लियर है? यस। नोट करो बराबर। कोई
क्वेश्चन है अ गैल्वेनोमीटर हैज ए करंट सेंसिटिविटी ऑफ 1 मिली एम्पियर पर डिवीजन। करंट सेंसिटिविटी आपको याद है? Yes sir, 5/I. डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो 1 डिवीजन फॉर 1 मिली एम्पियर, 1 डिवीजन फॉर 1 मिली एम्पियर। A variable shunt is connected across the galvanometer and the combination is put in series with the resistance। कोई एक रेजिस्टर है, उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट है। लिखा variable shunt is connected across the galvanometer and the combination is put in series with a resistance of 500 ohm, 500 ohm and cell कोई एक बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। सेल का ईएमएफ आपको पता नहीं, वही निकालना है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया 1 ओम। ठीक है, सुनना ध्यान से। It gives a deflection of 5 division for shunt of 5 ampere. It gives a deflection of 5 division for shunt of 5 ampere, 5 ohm, and 20 division for shunt of 25 ohm. The EMF of the cell. जरा बात कीजिए, क्या हम लोग इसको एक ऐसा सर्किट बना सकते हैं GS by G plus S, ये 500, ये 1 ओम, ये E है और यहाँ पे जो वैल्यू है। अच्छा, अगर हम लोग फर्स्ट केस में करंट लिखें तो क्या वो E बाई 500 प्लस GS बाई G प्लस S प्लस 1 होगा? तो मैंने फर्स्ट केस में लिखा है 5 डिवीजन फॉर 5 डिवीजन, इसका मतलब शुरुआत केस में 5 एम्पियर का करंट है। E बाई 500 और 1 501 प्लस 5 डिवीजन फॉर शंट ऑफ 5 ओम, 5 ओम शंट है। से ये वाला नहीं समझ में जो लिखा है। क्वेश्चन ये लिखा है कि 1 डिवीजन फॉर 1 मिली एम्पियर, और क्वेश्चन में ये लिखा है कि इट गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 5 डिवीजन। तो 5 डिवीजन का मतलब 5 मिली एम्पियर ना हुआ? यस सर। तो I की जगह 5 मिली एम्पियर E, और उस समय मेरे शंट का वैल्यू 5 ओम लेना है, एंड 20 डिविजन फॉर शंट ऑफ 25 ओम। सेकेंड केस 20 डिविजन मतलब 20 मिली एम्पियर। ईएमएफ तो वही रहेगा, वो 500 सेम है, लेकिन G तो G है, लेकिन अब शंट है 25 ओम का, और नीचे G प्लस 25, और फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस तो 1 होगा ही। इसका मतलब 20 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू E बाई 20, E बाई 501 प्लस 25 G बाई 25 प्लस G। ये दो इक्वेशन बस समझ लो, ये दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, E कट जाएगा, G मिलेगा। G मिलने का मतलब क्या है? अरे बता यार, G क्या है, जल्दी जल्दी बोल। गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। जब 1 में 2 से डिवाइड करेगा तो E कट जाएगा, G मिलेगा, फिर G को एक जगह रख देना, EMF मिल जाएगा। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब समझो, यहाँ लिखा है 1 डिवीजन फॉर 1 मिली एम्पियर, तो अगर कोई 5 डिवीजन है इसका मतलब 5 मिली एम्पियर, और जब 20 डिवीजन है तो 20 मिली एम्पियर।
लिखा है ऐसा, a galvanometer of 50 ohm resistance has 25 division. galvanometer का रेजिस्टेंस है 50 ohm और 25 डिवीजन, Ig is equals to 25 डिवीजन, और ये भी लिखा है 1 डिवीजन is 4 into 10 to the power minus 6 एम्पियर। इसका मतलब ये है your Ig is 25 into 4 into 10 to the power minus 6 ampere, 100 10 to the power minus 4 ampere। अब बोला इसके मदद से आपको 25 वोल्ट का एक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, 25 वोल्ट। तो आपको आर निकालना है। आर का फॉर्मूला बोलो, बोलो जैनसी बाबू, फॉर्मूला बोलो फटाफट। अरे बोल दो यार। V by Ig माइनस जी, यही है ना? पुट कर लेना, आंसर आएगा 51 में लिखा है। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन भेजा हुआ है क्या, खाली इसी का है? हाँ, 12 अगस्त को होगा। हाँ है, हो गया। कंसिडर अ कोएक्सियल केबल विथ consist of an inner wire of radius a surrounded by an outer of inner and outer radii b and c respectively. The inner wire carries a current I and the outer cell carries an equal and opposite current. The magnetic field at a distance x from the axis where x is greater than b but less than a. चलो बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखो। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये सिचुएशन कैसा है। देखिए ये बी, ये सी, और यहां पे एकदम पतला सा लेकिन उसका भी क्रॉस सेक्शन दिया है। ये एक और वायर है और ये वायर है जिसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है ए। इस ए में मान लो राइट की तरफ एक करंट निकल रहा है, वो करंट आई है। लेकिन अब जरा इस पोर्शन पे ध्यान देना, इस पोर्शन याद रखना, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, मतलब उल्टा, और इक्वल करंट है आई। तो अगर हम इस पॉइंट पे कोई एक पॉइंट कंसीडर कर ले और वहां से एक एम्पीरियन लूप बना दें, तो नेट करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो हम 2-3 पॉइंट पहले लिखते हैं, एकदम इजी का आंसर होगा। अगर मेरा पॉइंट का x डिस्टेंस c से बड़ा है, तो याद रखना कि आई नेट का वैल्यू 0 होगा, तो b फील्ड उस पॉइंट पे कितना होगा? 0। क्या समझे? दूसरा पॉइंट देखिएगा,
अगर A से बड़ा x होता और B से छोटा होता, मतलब यहाँ कहीं, तो केवल उसमें I करंट आता ना। अरे बोलो बोलो। यस सर। I नेट का वैल्यू I आता, तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा होता म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई x। समझे? और देखिएगा इंटरेस्टिंग चीज हम अभी लिख रहे हैं, अभी बना नहीं रहे, अभी हम क्वेश्चन नहीं बना रहे, क्योंकि क्वेश्चन तो कैलकुलेशन बेस्ट है, हम आपको छोटा छोटा आंसर ऐसे ही बताए। अगर आपका x होता एग्जैक्टली c, बताओ आई नेट कितना होता? अरे जीरो होता, जीरो होता, आई जीरो, तो बेफिल्ड वहां भी कितना होता? जीरो। अच्छा और देखना, अगर मेरा x एग्जैक्टली होता b, बोलो आई नेट कितना होता? आई होता, तो मेरा b नेट का वैल्यू होता म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई डी बी। समझे? अच्छा यस सर। और बताओ, अगर मेरा x एग्जैक्टली a होता तो आई नेट कितना होता? आई होता, और फिर से मेरा बेफिल्ड होता म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई a। देख इतना छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन क्या पूछा? तुम्हारा क्वेश्चन कहता है कि b से बड़ा होगा x और c से कम होगा। अगर b से बड़ा होगा x और c से कम होगा, इसका मतलब तुम है यहाँ कहीं, तो ये रहा ना एम्पीरियन लूप। हम तो बोलेंगे बस आई नेट पे आप ध्यान दीजिए, जो हम आई नेट लिख रहे हैं उसको आप समझ लीजिए। क्या मेरा आई नेट आई माइनस आई बाई पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद पाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा क्या? क्या ये लाइन समझा? आई लाइन समझा, बन गया? नो सर। वेरी गुड। देखो कैपिटल आई राइट में जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पूरा का पूरा आई लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो हमको तो वही आई ना चाहिए, हमें हम पूरा समझाएंगे ना, वेट। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो आई होगा उसी का ना तुम आई वैल्यू लेगा माइनस करने में। यस सर। तो वो आई कैसे निकलेगा? टोटल आई बाई टोटल एरिया, एरिया मतलब ये वाला, तो ये कितना है? पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड विद दिस एरिया पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। नहीं समझा? यस सर। बस हो गया। तो अब लगा दिया इसके बाद एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। जब तुम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाया तो B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। B डॉट dl में क्या सीधा लिखते हैं? B डॉट 2 पाई x म्यू नॉट आई नेट में ये पूरा वैल्यू I माइनस आई इंटू पाई पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चल भाई सॉल्व करके लिख दे आंसर। संजय जी, साहिल बाबू, और एक मैग्नेटिक डायपोल है जिसका डायपोलमेंट है 0.02 जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक डायपोलमेंट है 0.02 जूल पर टेस्ला, like that, is released from rest in a uniform magnetic field of magnitude 52 milli Tesla. मैग्नेटिक फील्ड है हम लोगों का 52 मिली टेस्ला। The rotation of the dipole due to the magnetic force on it is unimpeded. When the dipole rotates through the orientation where its dipole moment is aligned with the magnetic field, its kinetic energy is 0.8 millijoule. जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो गेन किया वो 0.8 मिलीजूल। तुमसे पूछा गया व्हाट इज द इनिशियल एंगल,
ऑफ डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या तुमको ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई इसमें एक वर्ड बोल दो कि बनेगा कैसे। डायपोल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे छोड़ा गया, तो जब उस डायपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे छोड़िएगा तो वो वहां थोड़ी ना रुकेगा, वो तो चाहेगा ना स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाना। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है एम और बी का डायरेक्शन सेम ना। तो वहां जाने के लिए वो घूमना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो घूमना स्टार्ट करता है तो जब वो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अप्लाइड बी फील्ड के साथ पैरेलल होता है, जब उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अप्लाइड बी फील्ड के साथ पैरेलल होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी इतना है। तो तुमको इनिशियल वाला थीटा बताना है जहां से उसको छोड़ा गया था। बोलो कैसे बनेगा? यूज वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला है mb cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। पढ़े ना आप? और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। mb cos थीटा इनिशियल निकालना है, cos थीटा फाइनल 0 डिग्री। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में मेंशन है इनिशियल 0। सॉल्व करके थीटा निकाल दो आंसर। समझे जी साहिल बाबू? यस सर। तो सोचना चाहिए भाई। क्वेश्चन का दूसरा है व्हाट इज द एंगल व्हेन द डायपोल इज नेक्स्ट मोमेंटली रेस्ट। व्हाट इज द एंगल व्हेन डायपोल नेक्स्ट मोमेंटली रेस्ट? नाउ सी दैट ऑसिलेटरी मोशन। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज SHM क्योंकि एंगल कैन बी वेरी लार्ज। ओके, सी दैट अगर आप उसको यहां से छोड़िएगा थीटा इनिशियल से तो वो खुद नीचे आना चाहेगा। वो आएगा 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 यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये वही एंगल होगा जहां तक जो ऊपर आप देख रहे हैं उतना ही इसका थीटा नीचे बनेगा। क्या समझा? यहाँ वो रेस्ट में था, फिर वो रेस्ट में आएगा और फिर यहाँ से वापस जाएगा। क्या ये समझे आप? यस सर। If this angle is large, motion is said to be periodic but not SHM. So I am not sure कि what is the value of angle जो आप निकालिएगा, लेकिन जो भी होगा ये मोशन पीरियोडिक होगा। यहाँ से चला है मैक्सिमम, फिर यहाँ रुकेगा, फिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जाएगा एंड सो। सो जितना हाँ बिल्कुल वही होगा, वही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर उस पहला वाला आंसर प्लस है तो दूसरा वाला आंसर तुम माइनस लिख सकते हो। concept of मोशनल EMF, ये टॉपिक पहले देखेंगे उसके बाद फिर मोशनल EMF एक्चुअली तुमको ये बताता है कि अगर आप किसी भी मेटालिक रॉड को, किसी भी मेटालिक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक वेलोसिटी से मूव करा दें तो उस मेटालिक कंडक्टर या रॉड के इंड्स के अक्रॉस में एक पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप हो जाता है। फिर से सुनो, कोई भी मेटालिक रॉड या मेटालिक कंडक्टर अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक वेलोसिटी से मूव कराते हैं तो हो सकता है कि उस मेटालिक रॉड या कंडक्टर के इंड्स के अक्रॉस में मैग्नेटिक EMF पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप हो जाए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है उसी को हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। सो ध्यान से देखो। मान लो जैसे हम लोगों के पास ये एक रॉड है, इस रॉड के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इस रॉड का लेंथ है L और ये इस मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है। हर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के दौरान उसका एवरेज वेलोसिटी 0 होता है, ऊपर नीचे रैंडम वेलोसिटी 0। तो रैंडम वेलोसिटी 0 होने की वजह से उस पे लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू 0 होता है। लेकिन आगे जब आप इस रॉड को एक सर्टेन वेलोसिटी से राइट की तरफ खींचते हैं, जब आप इस रॉड को एक वेलोसिटी देंगे
तो इसके अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, बिफिड अंदर की तरफ, वेलोसिटी उधर, तो पाम ऊपर आ रहा है। यस सर। तो बता इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर नीचे। इलेक्ट्रॉन है भाई, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स हो गया हम लोगों का बी क्यू भी। ओके, नीचे लग रहा है, ठीक है। अब आगे सुनना, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता क्या है, इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर है, कंडक्टर के मोशन के दौरान, कंडक्टर के मोशन के दौरान वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट करेगा, जिससे नीचे वाले एंड पे ऐसा नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा, ये वाला एंड स्लाइटली बिकम्स नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। यस। अरे भाई, तो इक्वल पॉजिटिव ऊपर, यस सर। क्या सही है? यस तो सर। रॉड का निचला हिस्सा अगर निगेटिव हो रहा है, तो रॉड का ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव भी हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, तो एक चीज और हो रहा है। वो क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, ऊपर से नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब तो भाई इलेक्ट्रॉन फंस गया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फंस गया कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फोर्स चल नीचे लग रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे सेटअप होने से इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगने लगा। क्या बोलता है, सही है? यस सर। शुरुआत में इनिशियली क्या था, आप इस बात को समझिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा। इनिशियली only magnetic force is present, so electron will accumulate according to magnetic force. Due to this, इससे क्या हुआ? Due to this, a potential difference set up across end of rod, across end of rod. तो शुरुआत में मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ। जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुआ तो एक पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप हुआ, ठीक है। इस पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, there is electric field set up inside rod, so electrons now experience electric as well as magnetic force. अब इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम कर रहा है और मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रहा है, लेकिन शुरुआत में मैग्नेटिक फोर्स बड़ा था, शुरुआत में मैग्नेटिक फोर्स बड़ा था। Initially, magnetic force is greater than electric force. So, charge will accumulate across ends of rod. लेकिन ये भी तो बात सोचने वाला है, जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स also increases.
केवल चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, चार्ज के इकट्ठा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ेगा। एक समय आएगा आफ्टर सम टाइम, बिल्कुल आफ्टर सम टाइम आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स इक्वल। देन आफ्टर, उसके बाद देन आफ्टर there is no further charge accumulation, चार्ज का फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो बात यहां तक आया कि शुरुआत में मैग्नेटिक फोर्स था जो चार्ज को एक्यूमुलेट कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स भी इंक्रीज करा। एक समय ऐसा आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर दिया और उसके बाद चार्ज का फर्दर एक्यूमुलेशन रुक गया। आप इसी इंस्टेंट पे बात करते हैं। एट दैट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस set up across ends of rod is called motional EMF। उसको हम लोग motional EMF कहते हैं, represented by del V motion या V motion। तो जब भी कोई पर्टिकुलर मेटालिक कंडक्टर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी देते हैं तो कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को आप मोशनल ईएमएफ कहते हैं। चलो इसका वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बाय बैलेंस हुआ मैग्नेटिक फोर्स से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है QE और मैग्नेटिक फोर्स है BQB, दोनों Q कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू वेलोसिटी। क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल का डिफरेंस बाय L लिख सकते हैं? सही है। तो यहां से जो पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ जिसको आप मोशनल कहते हैं, मोशनल ईएमएफ, दैट इज नथिंग एल्स बट सिंपली BVL। मोशनल ईएमएफ इज BVL। मोशनल ईएमएफ का मतलब है इस पर्टिकुलर, मोशनल ईएमएफ का मतलब है कि आप अब इस रॉड को हटा के यहाँ पे एक बैटरी मान सकते हैं, बस उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होगा, निगेटिव टर्मिनल नीचे होगा, और उस बैटरी का जो आप ईएमएफ लिखिएगा वो होगा B फील्ड वेलोसिटी इनटू लेंथ। डिड यू गेट दिस? क्या समझ में आया सबको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना न्यूमेरिकल है, यू कैन नॉट इमेजिन दैट। ठीक है, इतना ज्यादा न्यूमेरिकल कि जब कभी भी कोई कंडक्टर ऐसे मोशन में होगा विद सम वेलोसिटी, याद रखना कि उसके एंड के अक्रॉस में एक पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप होगा जो एक बैटरी की तरह सर्व कर सकता है। बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का मोशनल ईएमएफ BVL होगा। ठीक है, नोट करो यहां तक। अब इसमें बहुत सारा पॉइंट्स एक एक करके लिखाएंगे। हाँ, मतलब हम लोग बैटरी बना देते, बस यही बात। बस वो बैटरी क्या है कि पुराना बैटरी की तरह नहीं होता। जो पुराना बैटरी हम लोग 6 वोल्ट 5 वोल्ट अपने से लिख देते थे, यहाँ पे वेलोसिटी वैरी करेगा तो बैटरी का ईएमएफ भी वैरी करेगा। ये पॉइंट्स याद रखना क्योंकि इसी पे न्यूमेरिकल है। डेरिवेशन तो आपके पास है, अब आप खाली इसको देखिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है और ये मैग्नेटिक फील्ड B है अंदर, और इसके पास एक वेलोसिटी है V, तो आप मान सकते हैं कि ये रॉड के जगह पे एक बैटरी, हाँ, उस बैटरी का जो ईएमएफ है वो है BVL। ठीक है, अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात हमको तुमको ये बताना है कि आखिर ये पॉजिटिव हम लोग किधर लगाएंगे, बैटरी का जो प्लस माइनस किधर लगाएंगे। तो अभी पूरे डेरिवेशन के दौरान आप देखे थे कि ये वाला एंड प्लस हो जा रहा था और ये वाला एंड माइनस, तो हम प्लस ऊपर है। लेकिन इसका एक छोटा सा रूल है, फॉर
डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ, अगर आप मोशनल ईएमएफ का डायरेक्शन चाहते हैं, यूज राइट हैंड पाम रूल। देखो मैग्नेटिज्म और ईएमआई पढ़ने में राइट हैंड को संभाल के रखना। राइट हैंड पाम रूल क्या होगा, फिंगर्स को बी फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, थंब को वेलोसिटी के डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। तो जो तुम्हारा पाम होगा वो पॉजिटिव एंड ऑफ मोशनल ईएमएफ बताएगा, वो पॉजिटिव एंड ऑफ मोशनल ईएमएफ बताएगा। अब यही देखो बी फील्ड है अंदर और वेलोसिटी उधर, तो पाम ऊपर आया, पाम ऊपर आने का मतलब कि ऊपर वाला एंड प्लस होगा और नीचे वाला एंड माइनस होगा। समझा क्या सब कोई? ठीक है। अब देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, एबीसी, और इस पूरे सिस्टम को राइट की तरफ v वेलोसिटी से खींचा जा रहा है। इस पूरे सिस्टम को हम लोग राइट की तरफ v वेलोसिटी से खींच रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस फील्ड। बोलो बीसी में जो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा उसका प्लस किधर? उसका प्लस नीचे। सबको मिला? उसका प्लस नीचे, सही है ना? बी फील्ड बाहर है, वेलोसिटी उधर है, पाम नीचे। बता इसका AB का प्लस एंड किधर? इसका भी प्लस एंड नीचे। क्या ये समझे आप? ठीक। अब अगला देखिएगा इंपॉर्टेंट बात, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ। आप जो मोशनल ईएमएफ का कैलकुलेशन करते हैं उसमें आपका तीन टर्म है बीवीएल। BVL, all three must be perpendicular on each other। ये तीन का तीन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। If any two becomes parallel, कोई भी दो अगर पैरेलल हुआ, becomes parallel, then motional EMF becomes zero। B, V और L ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वो उसको कट नहीं करेगा, और कट नहीं करेगा तो कभी मोशनल ईएमएफ नहीं बनता। मोशनल ईएमएफ के लिए पोर्शन का बी फील्ड को कट करना या वेलोसिटी को कट करना जरूरी है। जैसे देखो अगर हम यहाँ पे A से C को जोड़ दें तो पता है A से C का मोशनल ईएमएफ जीरो है। बोलो क्यों? क्या कारण है कि A से C का मोशनल ईएमएफ जीरो है? वेलोसिटी जो है वो लेंथ का पैरेलल है। ठीक है, अभी हम कुछ लिख रहे हैं, जरा गौर से देखना और समझना। हम एक बार फिर से इस फिगर को लेना चाहते हैं, जरा देखना। ऐसे A B C, और हम इस बार क्रॉस बी फील्ड यहां दे दिए और इस पूरे सिस्टम को राइट की तरफ बी से खींच के ले जा रहे हैं। ठीक है, जरा गौर करो, सोच के बताओ, बताना इस बार वैल्यू कि जो मोशनल ईएमएफ AB में डेवलप होगा, पहले नहीं AB नहीं, पहले BC बना, पहले BC, क्या वो BV लेंथ BC होगा? यस सर। ठीक, अब जो मोशनल ईएमएफ AB में डेवलप होगा क्या वो BV लेंथ BC होगा? बोलेगा नहीं सर गलत लिख दिए सर। हम बोलेंगे देख तो क्या लिखना चाहिए? बोलेगा सर AB का परपेंडिकुलर लीजिए, क्योंकि जरा गौर करना AB एक्चुअली वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर नहीं है।
बीफिट पे है लेकिन वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर नहीं है। तो आखिर वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर तो ये हिस्सा है ना, और ये हिस्सा क्या बीसी के बराबर है? यस सर। अरे नहीं समझा? क्या यहां से AB का जो परपेंडिकुलर हिस्सा है वो BC के बराबर है? यस सर। हाँ। और बताओ क्या ये मोशनल EMF AC का 0 है? यस सर। ठीक है। अब पोलैरिटी बताओ। AB का जो मोशनल EMF है उसका पॉजिटिव किधर? ऊपर। अरे ये क्रॉस है, ये डॉट था। इसका किधर? ऊपर। अच्छा, अब पूरे लूप का मोशनल EMF निकालो, डेल V ऑफ लूप। यूज किरचॉफ्स रूल। इधर से इधर जा, फिर इधर से इधर जा। देख, प्लस ऑफ मोशनल EMF ऑफ AB माइनस ऑफ मोशनल EMF ऑफ BC प्लस 0। क्या ये दोनों कट गया तो 0 आया? यस। मतलब इस पूरे लूप का मोशनल EMF दिए गए सिचुएशन के हिसाब से कितना है? 0। ठीक है। अब एक और चीज, कभी कभी ऐसा होता है, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट, फॉर एनी इरेगुलर शेप्ड वायर, कोई इरेगुलर शेप्ड वायर है उसकी वजह से, मान लो जैसे हाँ हम एल इफेक्टिव यूज करेंगे, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, और उसमें आपके पास एक इस शेप का एक वायर है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को पकड़ के आप इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से खींचे जा रहे हैं। तो देखिएगा इसमें भी थोड़ा सावधान। ए बी, सबसे पहले आप A से B को मिलाइए। जब आप A से B को मिलाए तो ये L इफेक्टिव हुआ। तो बढ़िया है सर, हम समझ गए कि अब हमको अगर फोर्स लेना है तो हमको क्या करना है। तो तुम ये समझा कि मोशनल EMF इज इक्वल्स टू B L इफेक्टिव, यही समझा ना? वेरी गुड। L इफेक्टिव का भी वही हिस्सा लेंगे जो परपेंडिकुलर है, मतलब आप यही लीजिएगा केवल। क्या आप समझे बात? ये है मेरा L इफेक्टिव का भी परपेंडिकुलर हिस्सा। क्लियर हुआ? यस सर। नोट करो इतना।